कि भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी डिक्टेटर हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा यह वीडियो जो मोदी को अवतार समझते हैं, मोदी को दिल दे चुके हैं, मोदी को पसंद करते हैं, दूसरी पार्टी को भी मौका मिले, क्या यह करना चाहिए? उनके गठबंधन को भी मिला लें तो ये संख्या लगभग 50% तक पहुंचती है। और मोदी के अभी 10 साल पूरे हुए नहीं हैं, कुछ दिन बाकी हैं। भारत सरकार ने जनता के विरोध और आंदोलन करने के अधिकार को छीन लिया है कि किस तरह से आंदोलनकारियों को बस में से उतार कर गोलियां मारी गई थी, महिलाओं के साथ रेप किया गया था। लेकिन अगर वहाँ कोई सरकार के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को वोट नहीं देता है तो उसकी जॉब छीन ली जाती है, उसका घर छीन लिया जाता है, जिसमें कि एक बीजेपी के नेता की कार से ईवीएम मशीन मिली थी। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द किरण मिश्रा शो पर। दोस्तों, आज से 4 दिन पहले 22 फरवरी को ध्रुव राठी का एक वीडियो आता है जिसे अभी तक लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग देख चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से ध्रुव राठी ये कहना चाहते हैं कि भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी डिक्टेटर हैं और भारत से डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। दोस्तों, ध्रुव राठी वीडियो की शुरुआत में ये कहते हैं कि जो लोग मोदी को अवतार समझते हैं, जो मोदी को अपना दिल दे चुके हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरा यह वीडियो जो मोदी को अवतार समझते हैं, मोदी को दिल दे चुके हैं, मोदी को पसंद करते हैं, या मोदी को तानाशाह समझते हैं, हिटलर समझते हैं, या नापसंद करते हैं, या उनके विरोध में हैं, उन सभी के लिए है। मैं अपने इस वीडियो के दर्शकों में किसी तरह का कोई भी फिल्टर नहीं लगाना चाहता। ध्रुव राठी का कहना है, हमारा देश भारत वन नेशन वन पार्टी की ओर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी सारी विपक्षी पार्टियों को ख़त्म करती जा रही है। मेरा मानना है कि यह सवाल तो विपक्षी पार्टियों से किया जाना चाहिए कि क्यों इतने सालों साल सत्ता में रहने के बाद भी आज उनका जनाधार नहीं बचा है, क्यों उनके सारे बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। और अगर उन्हें अपना जनाधार वापस बनाना है तो उन्हें अपनी कार्यशैली पर काम करना होगा, अपनी पार्टी के लोकतंत्र पर काम करना होगा, पार्टी के मेंबर्स को उनके कार्य और अनुभव के आधार पर उन्हें पद देना होंगे, न कि एक सरनेम देखकर। और मैं ध्रुव राठी से ये पूछना चाहूँगा कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है और दूसरी विपक्षी पार्टियां खत्म होती जा रही, तो इसमें मोदी को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अपने नेताओं को, मंत्रियों को यह बोल देना चाहिए कि दूसरी पार्टियों की तो सरकार बन ही नहीं रही है, आप लोग काम करना बंद कर दीजिए, आप लोग भ्रष्टाचार कीजिए, आप लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाइए ताकि हमारी छवि खराब हो और दूसरी पार्टी को भी मौका मिले? क्या यह करना चाहिए? और अगर बीजेपी देश में वन पार्टी होती, सिंगल पार्टी होती, तो आज भारत के लगभग हर राज्य में उनकी सरकार होती, जो कि अभी सिर्फ भारत के 20% राज्यों में है। और अगर उनके गठबंधन को भी मिला लें तो ये संख्या लगभग 50% तक पहुंचती है। और अगर कार्यकाल की अवधि के आधार पर देखा जाए तो बतौर प्रधानमंत्री मोदी आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी 11 दिन 59 दिन तक प्रधानमंत्री रहीं। मनमोहन सिंह 10 साल 4 दिन। और मोदी के अभी 10 साल पूरे हुए नहीं हैं, कुछ दिन बाकी हैं। सिर्फ 10 साल अपनी सरकार न होने से विपक्षी पार्टियां इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई हैं। क्यों उन्हें समझ नहीं आता कि सत्ता किसी की जागीरी नहीं है? ध्रुव राठी के वीडियो में कहीं पर भी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का नाम नहीं है, जबकि उनकी भी सरकार में विपक्षी पार्टी लगभग समाप्त हो चुकी थी। दूसरा, वह यह कहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा राज्य की चुनी हुई सरकारों के पावर खत्म किए जा रहे हैं रूल्स बनाकर। फिलहाल ऐसा कोई भी उदाहरण मोदी सरकार के कार्यकाल में नज़र नहीं आता, जबकि इस तरह के अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं जब कांग्रेस सत्ता में थी। सन 1951 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंजाब की गोपीचंद भार्गव की सरकार को बर्खास्त किया जाता है। सन 1959 इंदिरा गांधी ने भी केरल में चुनी हुई सरकार के साथ यही किया, जबकि उस समय तक तो वो पावर में भी नहीं थी। और जब इंदिरा गांधी पावर में आई, गुजरात में उन्होंने बाबूभाई पटेल की सरकार को गिराया, आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की सरकार को गिराया, और यह सब उन्होंने प्रेसिडेंशियल रूल लगाकर किया। और यही नहीं, सन 1977 में एक ही दिन में 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया, इमरजेंसी लगाई और विपक्षी दल के सारे नेताओं को गिरफ्तार करवाया। इंदिरा गांधी ने अपने पूरे कार्यकाल में 39 बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया है। और यदि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के कार्यकाल में ये 90 बार हुआ है। मोदी सरकार में ये अभी तक देखने में नहीं आया है। मोदी सरकार से तो उनके समर्थक इसलिए नाराज रहते हैं कि वो पश्चिम बंगाल में अभी तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हालातों से आप वाकिफ़ होंगे ही कि किस तरह से वहाँ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से असफल रही है। लेकिन इन सब बातों को भी ध्रुव राठी के वीडियो में आप कहीं नहीं सुनेंगे। फिर ध्रुव राठी ये कहते हैं कि आज भारत सरकार ने जनता के विरोध और आंदोलन करने के अधिकार को छीन लिया है। अगर कोई विरोध करता है, आंदोलन करता है, तो मोदी सरकार के द्वारा उसे दबा दिया जाता है। और इस पर प्रधानमंत्री से वो कहते हैं कि थोड़ी मर्यादा रखिए। लेकिन ध्रुव राठी से तो मैं यह भी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे उनसे मर्यादा की भी कोई उम्मीद नहीं है।
दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आज जनता के पास विरोध और आंदोलन का अधिकार नहीं होता तो यह किसान आंदोलन यूं ही नहीं चल रहा होता। और इसके पहले किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार को अपने द्वारा लाए हुए कृषि कानून वापस नहीं लेने पड़ते। और अगर जनता को विरोध और आंदोलन का अधिकार नहीं होता तो 101 दिन तक शाहीन बाग नहीं होता। ध्रुव राठी अपने वीडियो में यूपी की सरकार का एक उदाहरण देते हैं, जहां पे यूपी की सरकार के द्वारा एक कानून लाया जाता है जो ट्यूशन जाने वाली बच्चियों के समय को लेकर था, और बताते हैं कि जनता ने उसका विरोध किया और वो कानून उन्हें वापस लेना पड़ा। एक तरफ तो वो खुद ये बता रहे हैं कि जनता के विरोध के कारण सरकार ने कानून वापस लिया, और दूसरी तरफ यह बताते हैं कि जनता अगर विरोध या आंदोलन करती तो उसे दबा दिया जाता है। ध्रुव राठी को यहाँ पर एक बात तय करने की ज़रूरत है कि क्या जनता को विरोध और आंदोलन का अधिकार नहीं है या फिर सरकार के द्वारा उसे दबा दिया जाता है। बड़ी बात तो यह है कि ध्रुव राठी को ये भी नहीं मालूम है कि आंदोलन को किस तरह से दबाया जाता है। अगर इस बारे में वे जानना चाहें तो एक बार उन्हें गूगल पर उत्तराखंड के रामपुर तिराहा कांड के बारे में सर्च कर लेना चाहिए कि किस तरह से आंदोलनकारियों को बस में से उतार कर गोलियां मारी गई थी, महिलाओं के साथ रेप किया गया था। और यह सारी घटनाएं मुलायम सिंह की सरकार में थी और उनकी पुलिस पर क्या आरोप लगे थे। उसके बाद ये कहते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि हम रेगुलर वोट दे रहे हैं, भारत में रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब डेमोक्रेसी है। मैं यहाँ ध्रुव राठी को कहना चाहूँगा, ये कुछ लोगों के लगने की बात नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है। यहाँ पर ये फिर अपनी बात को सही करने के लिए रशिया और नॉर्थ कोरिया का उदाहरण देते हैं कि रूस और नॉर्थ कोरिया में भी रेगुलर इलेक्शन होते हैं, लेकिन अगर वहाँ कोई सरकार के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को वोट नहीं देता है तो उसकी जॉब छीन ली जाती है, उसका घर छीन लिया जाता है, और यदि कोई सरकार के विरोध में खड़ा होता है तो या तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या उसको मरवा दिया जाता है। ध्रुव राठी यहाँ पर क्या कोई एक भी उदाहरण दे पाएंगे कि भारत सरकार में, मोदी सरकार में ये कब हुआ, किसके साथ हुआ, किसका घर छीन लिया गया, किसकी जॉब छीन ली गई, किसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया या किसको मरवा दिया गया? आज तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। भारत में 543 लोकसभाएं हैं जिन पर कि चुनाव होता है, और इन सभी सीट्स पर भाजपा के विरोध में या उनके गठबंधन की पार्टियों के विरोध में एक नहीं कई कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, और उनमें से कई जीतते भी हैं। कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, किसी को नहीं मरवाया गया। फिर ध्रुव राठी बात करते हैं इलेक्शन के अनफेयर होने की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारत की सिर्फ 50% राज्यों में ही बीजेपी की सरकार है, और वो भी गठबंधन के द्वारा, और बाकी के 50% राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, न ही उनके गठबंधन की सरकार है। तो मोदी जी चुनाव अनफेयर और फेयर 50-50% करते हैं। जिन राज्यों में बीजेपी नहीं जीतती वहाँ चुनाव कैसे फेयर हो जाते हैं? वहाँ पर इनके और इन्हीं के जैसे लोगों के द्वारा ईवीएम का रोना रोया जाता है, जबकि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि ईवीएम को हैक करना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने एक बार सबको आमंत्रित भी किया था कि इसे हैक करके दिखाएं, लेकिन जो सारे रोना रोते थे ईवीएम का, वहाँ पर एक भी नहीं पहुँचा। उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन को बायस्ड और पार्शियल बताते हुए 2021 की एक घटना का जिक्र करते हैं, जिसमें कि एक बीजेपी के नेता की कार से ईवीएम मशीन मिली थी, और फिर खुद ही ये बताते हैं कि इस कारण से इलेक्शन कमीशन को रीपोलिंग करवानी पड़ी थी। इससे भी यही समझ में आता है कि जब ईवीएम भाजपा के एक नेता की कार में मिली थी और इलेक्शन कमीशन फिर भी रीपोलिंग करवा पाया, तो इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, और इलेक्शन जो होते हैं वो पूरी तरह से फेयर होते हैं। जहां उन्हें अनफेयर लगा उन्होंने वापस से रीपोलिंग करवाई। फिर इलेक्शन कमीशन कैसे बायस्ड और पार्शियल है? ध्रुव राठी की अपनी ही बातों में कई विरोधाभास हैं। फिर ये ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात करते हैं। सीबीआई के दुरुपयोग की बात मैं आपको बताता हूँ। सन 2004 आईबी के एक एक्स ऑफिसर राजेंद्र कुमार ने कहा था कि यूपीए सरकार ने नरेंद्र मोदी को इशरत जहां केस में फंसाने के लिए उन पर प्रेशर बनाया था और लालच भी दिया था झूठी गवाही देने के लिए। और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, सन 2010 में भी एक आईपीएस ऑफिसर गीता जोहरी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में ये सबूत पेश किए थे, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह से उस समय अमित शाह को भी जेल भेजने के लिए एक आईपीएस ऑफिसर पर प्रेशर बनाया गया था। यूपीए सरकार के दौरान सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उन पर सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस टीएमसी के साथ मिलकर उनकी सत्ता छीनना चाहती है। वहीं उन्हीं ममता बनर्जी की बात की जाए तो उन्होंने शिवेंद्र अधिकारी को अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण गिरफ्तार करवाया था। आम आदमी पार्टी ने भी उनके सबसे बड़े क्रिटिक तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवाया। और इसी तरह महाराष्ट्र में जब शिवसेना की सरकार थी तो पुलिस के द्वारा देवेंद्र फडणवीस का फ़ोन टेप करवाया और उन पर केस किया। तो ये सारी चीज़ें आज से नहीं हो रही हैं, आज नहीं हो रही हैं।
जो भी सत्ता में होता है उस पर ये आरोप हमेशा से ही लगते रह रहे हैं कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग करता है। लेकिन ध्रुव राठी के वीडियो में इन सारी बातों का भी कोई जिक्र नहीं है। और अगर उनकी मानी जाए तो डेमोक्रेसी 2014 के बाद ही खत्म हो रही है और वो मोदी को एक तानाशाह बताते हैं। फिर वो हाल ही में हुए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की बात करते हैं कि किस तरह से उस चुनाव को मैनिपुलेट किया गया था। लेकिन यहाँ पर भी वो खुद ही बताते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल देकर सही निर्णय लिए। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कई बार सुप्रीम कोर्ट के दखल और उनके सही निर्णय लेने की बात की है। तो मैं यहाँ ध्रुव राठी और ध्रुव राठी की तरह ही सोचने वाले जो लोग हैं जिनको लगता है कि 2014 के बाद से डेमोक्रेसी खत्म हो रही है भारत में, उनको ये बता देना चाहता हूँ कि भारत में आज भी न्यायपालिका पूरे पावर में है और वह किसी भी पार्टी किसी भी सरकार के द्वारा लिए गए गलत निर्णयों को सही करने का दम रखती है, जो कि ध्रुव राठी अपने वीडियो में खुद बोल रहे हैं। यही अपने आप में प्रमाण है कि डेमोक्रेसी जिंदा है। यही अपने आप में प्रमाण है कि भारत में लोकतंत्र बरकरार है। और ध्रुव राठी को यह समझाना चाहूँगा कि उनका वीडियो अगर भारत में चल रहा है और 1,30,00,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, ये भी अपने आप में प्रमाण है कि भारत में लोकतंत्र बरकरार है। नहीं तो किसी तानाशाह के लिए किसी का चैनल बंद करवाना, किसी के वीडियो को बैन करवाना बहुत आसान है। दोस्तों, ध्रुव राठी के वीडियो में कही गई हर बात का खंडन किया जा सकता है। उदाहरण दिए जा सकते हैं कि किस तरह से उनका वीडियो पूरी तरह से बायस्ड और प्रायोजित है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी कुछ ही दिनों में भारत में आम चुनाव है, तो इस तरह की घटनाएं और प्रोपेगेंडा तो बहुत आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के द्वारा हो और किसी भी पार्टी के लिए हो। लेकिन आप अपने विवेक से काम लें और किसी भी जानकारी को सही से समझकर ही उस पर अपनी कोई राय बनाएं। मेरे इस वीडियो में दिए गए मेरे सभी विचारों पर आपकी राय का कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। और हमेशा की तरह निवेदन है कि यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।